तो आज हम लोग इंडिया चाइना रिलेशन देख लेते हैं। भारत चीन संबंध एक सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे कठिन। आइए रवि, अभिषेक एवं प्रतिमा, चलिए भारत के जितने भी देशों के साथ संबंध है उसमें सबसे जो संबंध है बड़े ही उतार चढ़ाव वाले रहे। चीन को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है ना। आइए, कितनी क्लास है, जितना पढ़ लो सुधा उतना, है ना। 2-3 क्लास मैक्सिमम, 4 क्लास, और क्या, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे। क्या क्या चर्चा में है, अगर हम कहें चर्चा में क्या क्या है, सबसे ज्यादा न्यूज में क्या है बताइए। एक तो है भारत चीन के मध्य सीमा विवाद के स्थायी समाधान की पहल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री, स्थायी समाधान की पहल को लेकर चीन का बयान। अमेरिकी टैरिफ वार, है ना। अमेरिकी टैरिफ वार की स्थिति में भारत चीन के मध्य थोड़ी निकटता बढ़ी है, क्योंकि दोनों ही टैरिफ हाइक से त्रस्त हैं और अमेरिका की तानाशाही रवैया से दोनों ही परेशान हैं, है ना। तो टैरिफ में वृद्धि से भारत चीन के मध्य निकटता, एक जो दोनों देशों के मध्य विवाद है वह है चीन भारत व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। लगभग $100 बिलियन का हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका से 87 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट लगभग 41 का है। वहां भी अगर आप देखें तो $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के पक्ष में था। किसको पूरा करवा दें, इंडिया रशिया पूरा नहीं हुआ है। कहां रहते हो भानु प्रताप, तुम पूरा पढ़ा दिया गया है, पढ़ाया नहीं गया पूरा इंडिया रशिया, पूरा पढ़ा दिया गया है। कहां रहते हैं आप। आइए ममता, क्या जी बच्चों, इंडिया रशिया पूरा नहीं पढ़ाया गया है। अंशु वर्मा, पढ़ाया गया है कि नहीं बताओ। भानु प्रताप कैसे कह रहे हैं, पढ़ा दिया गया है आपको लास्ट क्लास में, है ना। संडे को शायद नहीं हो गया आप, है ना। मैं कम पढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखता हूं। अगर ऐसा रहता तो 5 बेसिक देख चुका हूं। हरमीत, एक ही मैसेज कितनी बार करते हो, है ना। जो डाउट जिनको रह गया लास्ट में पूछो ना। लास्ट में आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट हर क्लास में रुकता हूं, है ना। हर क्लास में रुकता हूं पूछने के लिए कोई डाउट, कोई सवाल। और एक आईआर ऐसा टॉपिक है जो कभी कंप्लीट नहीं होता। रोज कुछ ना कुछ घटनाक्रम, आज पढ़ा दूंगा एसईओ में, कल कुछ बैठक में कोई बड़ी बात हो जाएगी, है ना। मैंने जितना डिटेल पढ़ाया है ना, शायद ऑनलाइन में पीडब्ल्यू में अब तक इतनी क्लास नहीं हुई है ना। चलिए, लिखने से पहले एक बार सोच लिया करो, है ना। आधा छोड़ के हम नया टॉपिक कैसे स्टार्ट कर देंगे, आप ही सोचो। ऐसे थोड़ी पढ़ाई है। लाभ बाकी है, सब चर्चा हो चुकी है भाई। एक बार जाके वीडियो देखना, है ना। फिर भी डाउट तुम्हें रहे तो स्वतंत्र हो पूछने को। चलिए, चीन भारत व्यापार घाटा, वहां पर आरआईसी भी पढ़ाया है मैंने, रशिया इंडिया चाइना कॉर्पोरेशन सहयोग, रिसर्जेंस। न्यूज में और क्या है, चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देशों में हाल के वर्षों में निवेश चलिए, मान लो कोई डाउट रहे भानु प्रताप तो लास्ट में पूछ लो। चलिए, थोड़ा सा चाइना के बारे में संक्षेप में हिस्ट्री जान लेते हैं, है ना। भारत चीन संबंध, साइनो इंडिया रिलेशन। चीन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साम्यवादी क्रांति के पश्चात जो है उदय होता है ना। 1949 में चाइना एक साम्यवादी देश के रूप में दुनिया के मानचित्र पर आता है और 1950 में भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने चाइना को आधिकारिक मान्यता प्रदान की, है ना। बेसिकली अगर आप देखें तो जो शुरुआत का लगभग 7-8 वर्ष रहा वो भारत चीन संबंधों के लिहाज से बेहतर रहा, क्योंकि चाइना को लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री का शुरुआत में रुझान क्या था, है ना। शुरुआत में रुझान बेहतर था। कमेंट बंद, अब पढ़ लो पहले, लास्ट में अब, है ना। जैसे आप 1954 में आपने पंचशील के बारे में लिखवा चुका हूं, पढ़ाया आपने, जो भारत चीन चाइना संबंधों के मध्य एक मित्रता की आधारशिला थी, जिसमें 5 बात कही गई थी, है ना। परस्पर सम्मान की बात, दोनों देशों के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो पंचशील की नीति के जरिए से भारत चीन संबंधों को एक बेहतर आधार प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री नेहरू और झाओ एनलाई, जो वहां के चाइना के प्रीमियर थे, उनके मध्य 1954 में समझौता होता है। 1954 से लेकर 57-58 तक स्थितियां बेहतर रहती है, लेकिन तिब्बत के मुद्दे पर भारत और चीन के मध्य संबंध में करवाहट 59 के बाद आनी स्टार्ट होती है। चाइना तिब्बत का अधिग्रहण करता है और ऐसी स्थिति में जो तिब्बत के शरणार्थी तथा दलाई लामा भारत में राजनीतिक शरण की मांगते हैं, है ना। हाँ, साइनो चाइना इंडिया रिलेशन को लिखते हैं, है ना। तो जो राजनीतिक शरण भारत ने किसको प्रदान की, दलाई लामा को। और ऐसी स्थिति में इस बात से चाइना नाराज हुआ क्योंकि 1914 की जो शिमला
समझौता हुआ था ब्रिटिशर्स के मध्य। जैसे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री संक्षेप में समझें तो 1914 के अंतर्गत शिमला समझौता में ब्रिटिश, तिब्बत और चाइना के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें जो तिब्बत का दो पार्ट है, जैसे तिब्बत का कुछ आंतरिक पार्ट है, मान लो ये आंतरिक पार्ट है और ये तिब्बत का बाह्य भाग है। जो बाह्य तिब्बत है यह स्वायत्त रहेगा, जबकि जो आंतरिक तिब्बत का पार्ट है उसको ब्रिटिशर्स द्वारा चाइना का भाग के रूप में, चीन के भाग के रूप में स्वीकारा गया, है ना। यानी चाइना का ही वो भाग है इसकी, लेकिन चीन तिब्बत के पूर्ण भाग पर ब्रिटिशर्स ने चाइना को अधिकार नहीं दिया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो बाह्य पार्ट है, जो भारत से लगता है, ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र जो है स्वायत्त रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, लेकिन जो आंतरिक तिब्बत का जो आंतरिक पार्ट है वो चाइना के हवाले कर दिया गया, यानी चीन का उस पर नियंत्रण होगा। चीन की शुरुआत से ही नजर तिब्बत पर थी, और ऐसी स्थिति में जैसे ही चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, वैसी स्थिति में वो तिब्बत को अपने में मिलाने का प्रयास करता है। और 1957-58 के बाद से तिब्बत में अगर आप देखें 50 में ही शुरू हो जाती है, लेकिन 59-60 में पूर्णतः तिब्बत का अधिग्रहण हो जाता है। और तिब्बत से बहुत सारे शरणार्थी जो है भारत आते हैं दलाई लामा के साथ, और तिब्बत के धर्मगुरु कहले दलाई लामा को यहाँ पर शरण प्रदान किया जाता है। इस बात से चाइना बहुत नाराज होता है, और ऐसी स्थिति में 1962 में भारत के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसमें चीन जो है भारत का एक बड़ा पार्ट, अक्साई चीन का जो भाग है, वह अपने नियंत्रण में ले लेता है। अक्साई चीन आप अक्सर सुनते रहते हैं इसको न्यूज में। अगर हम गौर करें तो देख सकते हैं आप मैप में कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये पहले भारत का टेरिटरी है, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका है आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये अभी किसके नियंत्रण में है, ये जो है चाइना के नियंत्रण में, अक्साई चीन का भाग। यानी 1962 के युद्ध में इतने बड़े क्षेत्र को चाइना के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, लगभग 37,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की ये जो क्षेत्र है, इस पर चीन का नियंत्रण हो गया। चाइना ने 62 के युद्ध में हमारे नेफा पर भी अपना दावा किया, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आप अरुणाचल प्रदेश के नाम से कहते हैं। तो जो चीन की नीति रही 62 के बाद, भारत चीन संबंधों में कटुता आ गई, और 1978 तक अगर आप देखें तो भारत चीन के मध्य कोई भी संबंध, राजनीतिक संबंध 16 वर्षों की अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों को एक नए सिरे से प्रारंभ करने का प्रयास होता है, परंतु आधिकारिक रूप में 1988 में राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री, की चीन यात्रा के बाद से बॉर्डर डिस्प्यूट को कम करने को लेकर दोनों देशों के मध्य जो है वह सुलह होता है ना। तो थोड़ा सा भूमिका आप लिख लेते हैं। देखिए जो रिसेंट चाइना को लेकर सीमा विवाद अगर आप देखें तो 3 फ्रंट पर आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। पहला अगर आप देखें तो जो पहला फ्रंट है वह, इसको वेस्टर्न सेक्टर हम बोलते हैं, ये जो अक्साई चीन का पार्ट है। इससे पहले अगर आप देखें तो जो शासकाम वैली का पार्ट था, ये जो पार्ट है 1963 में ये भारत का ही पार्ट था, परंतु पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण पाकिस्तान ने चाइना को यह पार्ट दे दिया। अभी वर्तमान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी और एलएसी दोनों में डिफरेंस है ना। अगर आप देखें तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल, इसके जरिए अक्साई चीन और भारत के मध्य जो है सीमांकन हो रहा है। भारत बार बार अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, और ये जो वेस्टर्न सेक्टर का पार्ट है ये विवाद का है। अगर हम चीन के साथ भारत के सीमा विवाद के 3 प्रमुख क्षेत्र को देखें तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हिमाचल और उत्तराखंड का पार्ट है, यहां भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और सिक्किम से के बाद से लेकर या भूटान के पास से लेकर अरुणाचल तक, जिसको मैकमोहन रेखा के द्वारा 1914 में ही इंडिया और चाइना के मध्य सीमांकन किया गया, परंतु चाइना इसको नहीं मानता है। और चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले हम क्या कहते थे नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, पर वह अपना दावा रखता है। तो सीमा विवाद अगर आप देखें तो 3 सेक्टर में प्रमुख है। 1987 में जैसे ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया, चीन में इसका मुखर विरोध हुआ, क्योंकि चाइना बार बार इस टेरिटरी को अपना कंट्रोल में मानता है। तो जो दोनों देशों के मध्य संबंध खराब हुए, उसमें सबसे बड़ा योगदान है कि चीन के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र का अधिग्रहण और अक्साई चीन भारत के बड़े भाग पर नियंत्रण, है ना। तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट शुरुआत में भूमिका नोट करिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि दोनों, भारत और चीन, दुनिया की 2 सबसे प्राचीन और महान सभ्यताएं रही है। जब तक चाइना का इमरजेंस नहीं हुआ 1950 तक अगर आप कहें तो दोनों देशों के मध्य ये 2 दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं रही है ना। इनमें संबंध बेहतर रहा है, लेकिन 59 के बाद से, 1959 के बाद से भारत चाइना संबंध में करवाहट आई, और उसके पीछे कारण क्या है उसको हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं। तो स्टार्ट करिए थोड़ा भूमिका लिखने के लिए, है ना। लिखिए, देखिए भारत तथा चीन दुनिया की 2 महान, भारत तथा चीन दुनिया की 2 महान तथा अति प्राचीन सभ्यता रही है। 2 महान तथा अति प्राचीन सभ्यता रही है। उन्नीस सौ 60 से पूर्व तक दोनों देशों के मध्य, 1960 से पूर्व दोनों देशों के मध्य संबंध अपेक्षाकृत मधुर रहे हैं। भारत तथा चीन के मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे हैं। भारत तथा चीन के मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध रहे हैं। जैसे इतिहास में पढ़ते हो ना, वेनसांग, फाइयान, इत्सिंग, तमाम ये सब कहां से आए थे? चाइना से ही आए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से चाइना में हुआ, हालांकि चीन में बौद्ध धर्म बहुत सफल नहीं हो पाया। तो क्या आपने लिखा कि भारत तथा चीन के मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध अति प्राचीन काल से रहे हैं। कई चीनी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया है तथा भारत से बौद्ध धर्म चाइना में प्रसारित हुआ
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए, लिखिए। 1949 में चीन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उदय एक साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। आइए कोमल, 1949 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन का एक राष्ट्र के रूप में उदय साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ और भारत पहला गैर कम्युनिस्ट गैर साम्यवादी देश बना जिसने 1950 में भारत पहला गैर साम्यवादी देश बना जिसने 1950 में चीन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। चीन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। जैसे भारत चाइना संबंध के 75 साल भी पूरे हो रहे साल, है ना। भारत पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने 1950 में चीन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। 1954 की पंचशील, 1954 का पंचशील समझौता, है ना, पंचशील समझौता भारत चीन के मध्य संबंधों की आधारशिला रही है। हिंदी चीनी भाई भाई का दौर था वो, है ना। 1954 की का पंचशील समझौता भारत चीन संबंधों की आधारशिला रही है, परंतु तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के कारण तथा तिब्बतीय शरणार्थी एवं दलाई लामा को भारत में तिब्बत पर चीन के आधिपत्य तथा तिब्बतीय शरणार्थियों एवं दलाई लामा को भारत में राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने के कारण दोनों देशों के मध्य संबंध खराब हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1962 में भारत तथा चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में चीन द्वारा भारत के अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया गया तथा चीन द्वारा तब से लगातार अरुणाचल प्रदेश एपी पर अपना आधिकारिक दावा ऑफिशियल क्लेम प्रस्तुत किया जाता रहा है। संबंधों का कैसे विकास हुआ है, उतार चढ़ाव, या मोटे तौर पर आप समझ लेंगे, है ना। अब अगले पार्ट में आप लिख सकते हैं कि 1962 से लेकर 1978 तक राजनीतिक संबंध पूर्णतः बाधित रही दोनों देशों के मध्य। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंधों में व्याप्त गतिरोध को कम करने का प्रयास पुनः प्रारंभ हुआ। चलिए, जन्मदिन मुबारक हो निधि, है ना। दोनों देशों के संबंधों में व्याप्त गतिरोध को कम करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। अगले बुलेट में लिखिए, 1988 में 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हुई। इसके पश्चात भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा चीन की यात्रा कर संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अब एक समस्या क्या रही है चाइना के साथ? एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है ना। जैसे ट्रस्ट डेफिसिट समझते हैं ना, विश्वास घाटा।
यानी इनको, चाइना को लेकर हम बहुत आश्वस्त नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसे हम रूस को लेकर आश्वस्त रहते हैं, भूटान को लेकर, है ना, उसी प्रकार बहुत सारे देशों को लेकर हम आश्वस्त नहीं रह सकते, जिसमें सबसे बड़ा वोलाटाइल कौन है? अमेरिका। उसकी तो नीति ही यही। चाइना को लेकर भी विश्वासघाटा रहा है। जब जब चाइना के साथ मधुर संबंध के प्रयास हुए, कुछ न कुछ चीन के द्वारा प्रयास करता गया है। जैसे आप देखिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में प्रथम टेन्योर में संबंध को नॉर्मलाइज करने के लिए प्रयास हुए। गालवान वैली इंसिडेंट 2017। पुनः जो है चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए, उसके अगले ही कुछ माह के पश्चात गालवान वैली इंसिडेंट, है ना। इसके कारण जो है चाइना पर विश्वास करने में हमेशा हमारे लिए एक चुनौती रही है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए। क्या चीन वास्तव में अपने भरोसे के मापदंड पर खड़ा उतरने वाला देश है क्या? एक समस्या ये रही है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जिन जिन का बर्थडे है मनीषा यादव के साथ साथ सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कि भारत तथा चीन संबंध को, भारत चीन संबंध को बेहतर बनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद, संबंध को बेहतर बनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद चीन की विस्तारवादी नीति, चीन की विस्तारवादी नीति, भारत विरुद्ध मानसिकता, भारत विरुद्ध मानसिकता तथा परस्पर विश्वास घाटे के कारण, तथा परस्पर विश्वास घाटे के कारण समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर दोनों देशों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव देखा गया। कि 2017 का डोकलाम विवाद, पढ़ा चुका हूं भूटान में आपको डिटेल, 2017 का डोकलाम विवाद, 2020 की गालवान घाटी घटना, 2017 का डोकलाम विवाद, 2020 की गालवान घाटी घटना, 2020 के पश्चात लद्दाख में, लद्दाख से निकटवर्ती, लद्दाख के निकटवर्ती क्षेत्र में चीन की सेना की व्यापक उपस्थिति, चीन की सेना की व्यापक उपस्थिति, पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान का समर्थन तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत को घेरने की नीति, कुछ हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत को घेरने की नीति, कुछ ऐसे प्रमुख पहलू रहे हैं जिसने भारत चीन संबंधों में परस्पर अविश्वास की भावना को, परस्पर अविश्वास की भावना को सदैव बनाए रखा है, सदैव बनाए रखा है। जैसे देखिए 88 में राजीव गांधी गए, 93 में अगर नरसिम्हा राव की यात्रा होती है, उसके बाद वाजपेयी साहब की यात्रा होती है, मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री 2017 के बाद, 18 के बाद 7 सालों के बाद पुनः जो है एससीओ की मीटिंग में चाइना आज पहुंच ही गए हैं, कल वहां मीटिंग है। तो बहुत सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों की जो है चीन की यात्रा हुई। चीन के भी राष्ट्रपति चाहे हु जिनताओ हो, चाहे शी जिनपिंग हो, इनकी भारत यात्रा रही है। इन यात्राओं के बावजूद दोनों देशों में परस्पर विश्वास का अभाव देखा गया। उसके पीछे कई मुद्दे हैं जो आपने अभी चर्चा की। थोड़ा सा चाइना की फॉरेन पॉलिसी को आप समझ लें तो भारत चीन संबंधों को आपको समझने में हमेशा मदद मिलेगी। जैसे चीन की जो विदेश नीति है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को आप समझें। पहला जो है सबसे है वह एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। दूसरा जो है 5 फिंगर पॉलिसी, पहले भी चर्चा हुई है ना, 5 फिंगर पॉलिसी। तीसरा 1 चाइना पॉलिसी। पीसफुल राइज ऑफ चाइना, चीन का शांतिपूर्ण उदय, चीन का शांतिपूर्ण उदय। एक चीन की नीति, 5 फिंगर पॉलिसी। अब इसको हिंदी में क्या लिखना, लिख एक एक करके सबको समझ।
चीन की विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत। एक और पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं एशिया फर्स्ट, एशिया प्रथम की नीति। इसी विस्तारवादी नीति का ही एक पार्ट क्या है, फाइव फिंगर पॉलिसी, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा महत्वपूर्ण है। लिख लिया। लास्ट में क्या लिखा है, पीसफुल राइज ऑफ चाइना, चीन का शांतिपूर्ण अभ्युदय, उदय। वन चाइना पॉलिसी, बार बार आप अक्सर सुनते हैं, ताइवान को लेकर, हांगकांग को लेकर, तमाम चीजों को लेकर विवाद। फाइव फिंगर पॉलिसी पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना, विस्तारवादी नीति। एक एक करके सबको समझते हैं। फाइव फिंगर पॉलिसी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, याद है ना सभी को, कि अगर तिब्बत को, पहले फाइव फिंगर पॉलिसी ही देख लो, आपको पहले भी इसकी चर्चा हुई है, याद करिए नेपाल और भूटान पढ़ाते वक्त, है ना। फाइव फिंगर पॉलिसी कि जैसे मान लीजिए अगर तिब्बत को, है ना, अगर हथेली माना जाए, मानकर इसकी 5 उंगलियां, पहली उंगली क्या है, तो जो लद्दाख का पार्ट है, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और पांचवा नेफा, वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पहले इसको हम लोग कहते थे, याद है, पहले कई बार चर्चा हुआ। तेजी से बस इस पे कि क्या कहता था माओ जेडोंग कि तिब्बत क्या है, हथेली है तो 5 उंगलियां हैं। पहला उंगली क्या है, लद्दाख, लद्दाख का क्षेत्र जो है ना, लद्दाख पर नियंत्रण करना है। दूसरा नेपाल का विलय करना है, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल। अक्सर आपने सुना है, सब चीज लिखोगे ही क्या, कुछ समझ भी तो लो। जैसे अक्सर आपने स्टेपल वीजा सुना होगा, नत्थी वीजा संबंधित विवाद। जैसे मान लीजिए अरुणाचल से कोई व्यक्ति अगर चीन या तिब्बत के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो चाइना क्या कहता है, कहता वीजा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल भी हमारा ही पार्ट है। दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आप वीजा लेते हैं क्या? एक ही देश के इंटरनल पार्ट में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो वीजा लेते हैं क्या, है ना। शांतिपूर्ण उदय, शांतिपूर्ण उदय। संजीवनी इतना धीरे लिखते हो भाई, हद है। जैसे आप दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हैं तो आपको वीजा की जरूरत, वीजा कब होता है, एक सॉवरेन स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप जाते हैं तो आपको वीजा की जरूरत, अनुमति होती है, मतलब कि वो देश आपको परमिट करता है, परमिशन देता है कि नहीं उसमें एंट्री के लिए, तो वीजा की जरूरत होती है ना। बिहार से यूपी आते तो वीजा थोड़ी लेते हैं, है ना। तो यही बात वो कहता है, नत्थी वीजा अक्सर सुनते होंगे, स्टेपल वीजा। कहता है कि भैया अरुणाचल तो हमारा ही है, चाइना कहता है। और अगर अरुणाचल से कोई व्यक्ति तिब्बत के भाग में आता है या चाइना में आता है तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो तो हमारा ही टेरिटरी है। चीन की बदमाशी है, बस और कुछ नहीं कह सकते। तो जो फाइव फिंगर पॉलिसी है वह चीन की विस्तारवादी नीति का ही एक पार्ट है ना। चाइना क्या चाहता है कि एशिया के हर भाग में अपना विस्तार चाहता है। जितने भी देशों से सीमा चीन की लगती है, लगभग 14-15 देशों से, उन सब के साथ चीन का सीमा विवाद है। जैसे गांव घर में आपने देखा होगा, किसान क्या करता है जी, 2 खेत के बीच में जो बाउंड्री होती है, मेड़ होती है, कई जो धूर्त किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उस मेड़ के नीचे की मिट्टी हटा देते हैं ताकि कोई चले तो क्या हो जाए, गिर जाए। चाइना की यही नीति है, कुछ ना कुछ विस्तार करते रहो, 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ो, फिर क्या करो, शांति समझौता के लिए विवश कर दो, फिर क्या करो कि भैया 2 कदम आप ले लीजिए, 2 कदम हम बंटवारा कर लेते हैं, फिर भी 2 कदम का लाभ हो गया। चाइना की विस्तारवादी नीति यही है कि अनावश्यक जो है, किसी भी देश की संप्रभु सीमा में अनावश्यक अपनी बढ़त वो हासिल करना चाहता है। और ये आज से नहीं है, चीन के अंतरराष्ट्रीय मंच पर उदय से। जैसे गांव घर में जो लोग धूर्त होते हैं वो खेत ऐसी तरह काटते हैं, अपना खेत बढ़ा लेते हैं। चीन की भी स्थिति यही है, उसकी नीति स्पष्ट है। चाहे दक्षिण चीन सागर विवाद हो, है ना, चाहे शुरू में रशिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट हो, भारत के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट हो, अन्य जो देश हैं सबके साथ चीन की खटपट बनी रहती है, क्योंकि चीन अपनी सीमा का विस्तार सदैव चाहता है, क्योंकि सदियों तक चीन को दबाया गया, है ना। अगर आप देखें तो चीन को पूर्ण रूप में, जैसे कॉलोनियल स्टेट के रूप में चाइना पूर्णता नहीं रहा है। कुछ भाग लंबे समय तक, कुछ पार्ट पर ब्रिटिश का कब्जा, अधिकतर भाग पर जापान का नियंत्रण। जो इतिहास रहा है चीन का, उसमें जापान का चाइना पर प्रभुत्व रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि जापान और चीन के मध्य हमेशा नोकझोंक, खटपट चलती रहती है ना। तो डरे रहो तुम, आ गए, शुरू हो गए सुजीत, बहुत दिन हो गया था तुम्हारा लिखने का, है ना। लिख लो बेटा, वही मैं कह रहा था, बहुत दिन, पहली क्लास के बाद तुम, है ना। चाइना रिलेशन है वो चीन की विस्तारवादी नीति को आप समझिए, टेंडेंसी समझिए स्टेट का। हर क्षेत्र में ये विस्तार चाहता है, समुद्री सीमा को, कृत्रिम टापू, बालू भरकर, टापू निर्माण के कारण अपना समुद्री क्षेत्र को बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी विवाद यही है। भारत के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है 3 सेक्टर में, हर जगह चाइना, ये तो चीन की जो है, तो जो विस्तारवादी नीति रही है, चाइना ग्रेट पावर बनना चाहता है, रीजनल बड़ा पावर बनना चाहता है ना। और ऐसी स्थिति में रीजनल बड़े प्लेयर बनने के लिए आपको अपना एक्सपेंशन करना होता है। परंतु चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसमें कुटिलता अधिक है ना, उसमें भीतर घात अधिक है। तो विस्तारवादी नीति क्या है, इसके बारे में 5 फिंगर पॉलिसी लिखवाऊंगा नहीं, आपको पता है। 2 लाइन विस्तारवादी नीति के बारे में लिखिए, है ना, लिखिए। देखना बच्चों, डर के आपका जो है वो हार्ट बीट वगैरह ना बढ़ जाए। यही सब, ये जो है ना, वो चाहता था कि एक लिख दे कमेंट, इस पर 50 कमेंटबाजी हो, ये हो वो हो। चलिए लिखिए विस्तारवादी नीति।
विस्तारवादी नीति लिखिए, चाइना की विस्तारवादी नीति लिखिए। चीन एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना, एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना के पश्चात से ही अपनी विदेश नीति में अपनी संप्रभु सीमा एवं प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को लेकर हमेशा संवेदनशील रहा है, विस्तार को लेकर हमेशा संवेदनशील रहा है। चीन की मंशा एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की सदैव रही है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण ही 1950 के दशक में तिब्बत पर नियंत्रण, 1950 के दशक में तिब्बत पर नियंत्रण, 1960 के दशक में भारत के बड़े भाग पर ब्रैकेट में अक्साई चीन पर नियंत्रण, भारत के बड़े भाग ब्रैकेट में अक्साई चीन पर नियंत्रण तथा 2010 के पश्चात दक्षिण चीन सागर में अपनी समुद्री सीमा के विस्तार, दक्षिण चीन सागर में अपनी समुद्री सीमा के विस्तार को लेकर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई है। अब देखो विस्तारवादी नीति क्या है? 5 फिंगर पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी अक्सर आप सुनते हैं। ताइवान इशू को लेकर दोनों देशों के मध्य जो है विवाद रहता है ना। जैसे आप देखें वन चाइना पॉलिसी, जैसे आप देखें तो चीन एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको आप मूल चाइना के रूप में अभी जानते हैं, और एक है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी, जिसको आप उसके लोकप्रिय नाम ताइवान के रूप में जानते हैं। ताइवान है ना, ताइवान क्या है? चीन का है। समुद्र में फॉर्मोसा द्वीप को ही ताइवान के नाम से है ना। आपने अगर चीन का मैप देखा होगा तो आपको दिख जाएगा फॉर्मोसा द्वीप जो है, जो चाइना का ही। बेसिकली चाइना क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन एक ही है, और वो क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अन्य कोई भी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान जो है वो चाइना का ही इंटरनल पार्ट है। जैसे आप देखिए हांगकांग 97 में ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद होता है, जिस पर चीन का नियंत्रण आता है। तो जो चाइना कहता है कि जो मेनलैंड चाइना का पार्ट है कौन? ताइवान। और अगर कोई भी देश ताइवान के साथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा है, जो चीन जिसको आप कहते हो पीआरसी, जो चाइना ओरिजिनल कंट्री का नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इधर क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। अगर हम देखें तो ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लिबरल इकोनॉमी है इसकी, है ना, फ्री मार्केट। यहां अगर आप देखें तो ये साम्यवादी देश है चाइना, है ना, सिंगल वन पार्टी सिस्टम है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां पर अगर आप देखें तो साम्यवादी यानी पूरा सोशलिस्ट पैटर्न है पॉलिटिकल सिस्टम का, यहां देखें तो डेमोक्रेटिक पैटर्न है। ताइवान जो है वो दावा करता है कि असली में चाइना वही है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको आप चाइना कहते हैं, वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ चाइना एक ही है, और वो कौन है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। कोई भी देश अगर ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है तो चाइना उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। 1971 तक अगर हम देखें तो यूएन में भी जो है ताइवान को ही आधिकारिक रूप में चाइना के रूप में समझा जाता था। जो फॉर्मोसा द्वीप है, जिसको पहले ताइवान को क्या कहते थे? फॉर्मोसा द्वीप। और आप सभी जानते हैं कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो दुनिया के मंच पर, और अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर, प्रोडक्शन हाउस कहां पर है? ताइवान में। अमेरिका बार बार जो है वो ताइवान को संरक्षण प्रदान करता है, जबकि चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, चाइना कहता है कि किसी भी देश ने अगर ताइवान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे या उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रदान किया तो चाइना उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कट ऑफ कर लेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाइना एक ही है, और वो कौन है? पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान आरओसी, इसको आप आरओसी कहते हैं, इसको आप कहते हैं पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आम जिसको आप चीन के रूप में जानते हैं। तो शुरू से ही चीन की यह नीति रही है कि जो ताइवान हो चाहे हांगकांग, ये सब चीन का पार्ट है। जैसे आप देखिए हांगकांग में भी अक्सर प्रोटेस्ट सुनते रहते हैं बार बार चाइना, क्योंकि जो हांगकांग है ब्रिटिश के कॉलोनी रही है लंबे समय तक, 97 में उसको आजादी मिली,
और जो वहां पर लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास करते हैं। चाइना कम्युनिज्म वहां पर थोपना चाहता है, जिसको लेकर अक्सर जो है प्रोटेस्ट चलता रहता है। साम्यवादी देशों में नागरिक स्वतंत्रता की अधिकार क्या होते हैं? सीमित होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में आप आवाज उठा सकते हैं, आप कोई आंदोलन कर सकते हैं, कोई संघ संगठन बना सकते हैं, सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन चाइना कहता है कि जो हांगकांग है, क्योंकि वहां पर लंबे समय तक वो ब्रिटिश उपनिवेश रहा है और ऐसी स्थिति में वहां लोकतांत्रिक सरकार है, तो चीन कहता है कि कोई यहां चुनाव नहीं होगा, जिसको हम एक वन पार्टी सिस्टम का ही पार्ट है, चीन का ही पार्ट है हांगकांग, जिसको चाइना वहां पर एक सरकार के हेड के रूप में नियुक्त करेगा। हांगकांग के सभी लोगों को यह मानना होगा और अक्सर यही सब कारणों से हांगकांग में प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो जो वन चाइना पॉलिसी है, अक्सर आपको समझना चाहिए कि ताइवान के साथ अगर कोई भी राष्ट्र अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है तो चाइना उसके साथ अपने कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा। इसलिए अक्सर चाइना और अमेरिका के मध्य संबंधों में ताइवान जो है वह कैटलिस्ट का काम करता है। जब भी चीन पर को दबाने की कोशिश, दबाव की राजनीति करनी हो तो अमेरिका क्या करता है? अपना कोई एक उच्च स्तर का मंत्री या अधिकारी जो है वो ताइवान की यात्रा पर भेजता है और इसको लेकर चाइना जो है आग बबूला होता है। तो ये ताइवान को संरक्षण अमेरिका प्रदान कर रहा है। उसके पीछे अमेरिका के आर्थिक हित है, क्योंकि अमेरिका की जो कंप्यूटर पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, जो उसका सेमीकंडक्टर हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, बहुत सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हो, इन सब का प्रोडक्शन कहां होता है? ताइवान में। और ताइवान जो है वह इस मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। तो अमेरिकी कंपनियों के यहां पर अपने आर्थिक हित ताइवान को लेकर है, इसलिए ताइवान को समय समय पर अमेरिका के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। और इस नीति से चाइना जो है हमेशा अमेरिका और चाइना के मध्य कटुता का एक बड़ा कारण ताइवान है। तो चाइना क्या कहता है? वन चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान को कोई भी राष्ट्र आधिकारिक मान्यता नहीं दे सकता, उसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्लियर है? तो क्या है वन चाइना पॉलिसी? बस 2 लाइन नोट कर लें, है ना, ये सब चीजें अक्सर न्यूज में चलती है। और इसके लिखिए वन चाइना पॉलिसी, लिखिए लिखिए चीन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत एकीकृत चीन की नीति है। वन चाइना पॉलिसी है एकीकृत चीन या एक चीन की नीति है। इस नीति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मंच पर, इस नीति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ एक ही राष्ट्र चीन ब्रैकेट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ही चीन अर्थात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अन्य कोई भी देश चीन होने का दावा नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि ताइवान आधिकारिक रूप में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ताइवान आधिकारिक रूप में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का विरोध सदैव रहा है। जिसको लेकर चीन, चाइना ब्रैकेट में पीआरसी लिख लें, जो वर्तमान जिसको आप चीन कहते हैं, का सदैव विरोध रहा है। चीन का मानना है कि ताइवान, हांगकांग आदि पीआरसी का ही अभिन्न अंग है। चीन का मानना है, पीआरसी चीन का मानना है कि ताइवान ब्रैकेट में आरओसी, हांगकांग आदि चीन का ही अभिन्न क्षेत्र है और किसी भी देश द्वारा ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध की स्थापना तथा उसे आरओसी के रूप में मान्यता प्रदान करने, ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध की स्थापना तथा उसे आरओसी के रूप में मान्यता प्रदान करने की स्थिति में चीन उस देश के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा। मान्यता प्रदान करने की स्थिति में चीन उस देश के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा। देखिए, उल्लेखनीय है कि अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन के विरुद्ध ताइवान का संरक्षण, चीन के विरुद्ध ताइवान का संरक्षण तथा उसके साथ आर्थिक व राजनयिक संबंधों की स्थापना तथा उसके साथ राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों की स्थापना चीन अमेरिका संबंधों के लिहाज से करवाहट को बढ़ाने वाला सदैव साबित हुआ है। तो जो देश अगर मान लीजिए कोई भी देश मान्यता प्रदान करता है किसको, अगर
अगर कोई भी देश ताइवान को आरओसी के रूप में मान्यता देता है, उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, तो चाइना उसके साथ संबंध नहीं रखता है। ये चाइना का एक ऑफिशियल स्टैंड है कि एक ही चाइना है, वन चाइना, कोई भी दूसरा चाइना नहीं है जिसको ये आरओसी जो कह रहा है ताइवान की हम भी क्या है, चाइना ही है। क्लियर है। अब चाइना का एक फॉरेन पॉलिसी पीसफुल राइज है, जो आज चीन का अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक आर्थिक सैन्य महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे जो उदय हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है थोड़ा उसको भी आप समझ लीजिए, है ना। जैसे पीसफुल राइज ऑफ चाइना, ये क्या है, पीसफुल राइज ऑफ चाइना, चीन का शांतिपूर्ण उदय। जैसे आप देखिए, चीन में जो मुक्त बाजार प्रणाली है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, कहने को चाइना एक साम्यवादी देश है, लेकिन उसने मुक्त बाजार प्रणाली के तहत अपनी आर्थिक नीतियों का संचालन 1970s के डिकेड में ही, 79 से ही प्रारंभ किया। चाइना जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर 1949 में भले आता है, लेकिन शुरुआत के 3-4 दशकों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन की विस्तारवादी नीति के कारण चीन की एक नकारात्मक छवि गढ़ दी गई। और सच्चाई भी चाइना ऐसा कहता है कि चीन की एक इमेज को ऐसा एक साम्राज्यवादी देश के रूप में बना दी गई। अगर चाइना को वास्तव में एक महाशक्ति के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित होना है, तो उसे क्या करना होगा, अंतरराष्ट्रीय मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं देना होगा और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपने इमेज को रिबिल्ड करने के लिए अपने को आर्थिक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे कंसोलिडेट करना होगा। पीसफुल राइज यानी चीन का एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकास, ये जो यात्रा है, ये आप देखें कि 2000 के बाद से अंतरराष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे चाइना एक बड़ी राष्ट्र के रूप में उभरता है। 2010 में चीन दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में जैसे ही स्थापित होता है, 2008 के बाद से लेकर धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका को टक्कर देने वाली एक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे चीन का अभ्युदय होता है, चीन की एक पहचान बनती है। तो आपको क्या लगता है कि 2010 में जो चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में आया, पूरी दुनिया का एक निर्यात हब के रूप में चाइना डेवलप हुआ, एक दिन में चीन की विकास यात्रा नहीं रही है। अगर हम देखें तो 1979 के बाद से ही अगले 30, 35, 40 वर्षों में चीन ने अपनी इसी नीति के तहत अपने को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक डोमिनेटिंग पावर के रूप में स्टैब्लिश किया। क्या कहता है, देखो, शांतिपूर्ण उदय। पहली बात क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना है। जिन देशों के साथ हमारे संबंध करवाहट है, उनको सुधारने की प्रक्रिया को अंजाम देना है, चाहे पड़ोसी के साथ संबंध हो। उधर अगर आप देखें तो रूस के साथ भी चीन की बहुत बड़ी सीमा लगती है, तो रूस जो है चीन का पड़ोसी भी है। जापान और चाइना के मध्य करवाहट सदैव रही है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अपने को कट ऑफ कर लेना है, दूर कर लेना है और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपना विकास करना है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मामलों में अगर उलझ गए तो आपकी आर्थिक विकास यात्रा क्या होगी, बाधित हो जाएगी। चीन में एक विद्वान आए, ज़ेंग विजियान, उन्होंने ही ये पॉलिसी दी, चीन को अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है तो करना क्या है, हमें घरेलू मोर्चों पर तैयारी करनी होगी, कृषि के क्षेत्र में सुधार करना होगा, निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। पूरे विश्व के आर्थिक जगत में अपने को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है कि हम धीरे धीरे अपने को एक निर्यात आधारित इकोनॉमी में कन्वर्ट करें। और ये सब बच्चों एक दिन, 2 दिन, 10 साल, 15 साल में नहीं हो जाता है। चाइना ने 79 के बाद से ही धीरे धीरे इस प्रयास को किया और 90 के बाद जैसे जैसे वैश्वीकरण का आगाज हुआ, चीन ने अंतरराष्ट्रीय मामलों से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए अपने आर्थिक विकास पर बल दिया और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास किया, अवसंरचनात्मक क्षमता का विकास किया, अपनी आबादी के कौशल क्षमता का विकास किया और धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर 2010 के बाद एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में आया। अगर आपको सैन्य महाशक्ति बननी है तो उसकी भी पूर्व और अनिवार्य शर्त क्या है कि पहले आपको आर्थिक महाशक्ति बननी होगी। अगर आपको तकनीक का विकास करना है, अगर आपको युद्धक सामग्री खरीदनी है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा। और पैसा कैसे आएगा, तो चाइना ने शुरुआत में यही किया कि जो पश्चिम देश जगत के देश है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास पूंजी है, हमारे पास सस्ता श्रम है। तो अगर पश्चिम की तकनीक, पश्चिम का मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, इनकी तकनीक, इनका पैसा और हमारे सस्ते श्रमिक, हमारे अवसंरचनात्मक सुविधा, अगर दोनों कोलैबोरेट कर जाए, वैसी स्थिति में धीरे धीरे चीन का विकास होगा। आज जो देख रहे हैं कि चीन अंतरराष्ट्रीय मंच पर टेस्ला को पछाड़े हुए चाइना की कंपनी BYD, है ना, डीपसीक सुना होगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ताइवान की जो सबसे बड़ी एनवीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, उनको करोड़ों का चूना चाइनीज फर्म ने लगा दिया। चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आप देखिए चाइना का राइज कैसे हुआ। चीन ने अपनी नीति के तहत क्या कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, फालतू के पचड़े मत पड़ो। हम जब शक्तिशाली हो जाएंगे आर्थिक मोर्चों पर, तब अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करेंगे, सेना का आधुनिकीकरण करेंगे। पश्चिम की तकनीक, पश्चिम का पैसा लाइए और अपने सस्ते श्रमिकों का उनको लालच दीजिए कि भैया तुम अमेरिका में मैन्युफैक्चर करते हो, यूरोपियन कंट्री में आप मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी अधिक है। सेज का कंसेप्ट लाइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ही क्षेत्र के भीतर अगर मोबाइल है तो उससे संबंधित हर चीजें उसी आसपास में हो। चाइना ने कहा कि देखिए हम कैसे आपकी तकनीक, आपके पूंजी को हम किस प्रकार विस्तार देते हैं। तो चाइना ने, अगर आप देखें तो 90 से लेकर अगले 20-30 वर्षों तक अपनी इकोनॉमी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्यादा इन्वॉल्व हुए बिना अपना शांतिपूर्ण उदय किया, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को सुधारा। पश्चिम के पैसों, पश्चिम जैसे देखिए जितनी दुनिया की बड़ी कंपनी है, सबने चाइना के बेहतर वातावरण, सस्ते श्रमिक, सज के कंसेप्ट के कारण अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां लगानी स्टार्ट की, चाइना में। और चाइना पूरी दुनिया का निर्यात हब बन गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई। चीन के पास इतना पैसा नहीं था, चीन के पास क्या था जी, सस्ता श्रमिक था, नीति थी, बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर। जैसे आप कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, आप झोला भरकर पैसा लाइए, हम आपको हर चीज एक ही छत के नीचे अवेलेबल कराएंगे। जितनी भी मांग है, एक तो हम आपके प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करेंगे, अफोर्डेबल बना देंगे, कंपैटिबल बना देंगे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपके उत्पाद जो है प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहां सस्ता श्रमिक है। तो चाइना अपनी तकनीक का विकास उसने एक दिन में नहीं किया। यही पश्चिम देशों की कंपनियों ने क्या किया, चीन में भारी मात्रा में निवेश किया, चीन ने उनसे तकनीकी हस्तांतरित किया, सीखा और धीरे धीरे अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया के मंच पर चाइना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे आर्टिफिशियल, दुनिया के हर क्षेत्र में आज चीन की कंपनियां क्या है, ग्लोबल जायंट के रूप में काम कर रही।
तो जो चीन का शांतिपूर्ण, सोचिए कितनी दूरदर्शितापूर्ण नीति थी कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, जापान के साथ लड़ते रहोगे, इंडिया के साथ, रशिया के साथ, दक्षिण चीन सागर विवाद, तमाम जगह अगर विवादों में विस्तारवादी नीति से हमें मिल क्या रहा, हमारी छवि खराब हो रही है, लोग हमें साम्राज्यवादी देश के रूप में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर एशियाई पहले पहले घर के स्तर पर मजबूत हो, फिर क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत हो, फिर महाद्वीप के स्तर पर मजबूत हो और फिर दुनिया के स्तर पर मजबूत हो, एक दिन में कोई राष्ट्र महाशक्ति नहीं बन जाता बच्चों। इस अमेरिका की विकास यात्रा भी देखें तो 1880-90 से प्रारंभ होता है और 1940-50 तक आते आते अमेरिका को भी दुनिया के मंच पर स्थापित होने में 60-70 वर्ष लगे। चाइना 79 से स्टार्ट करता है और 2010 में अपनी इकोनॉमी को पूरा रिवाइव कर देता है। शांतिपूर्ण उदय, फालतू के पचड़ी में मत पड़ो, पूरी विश्व राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो। इधर 90 के दशक में पूरा अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमी खाड़ी के युद्ध में इन्वॉल्व थे। 90 के दशक के बाद 2000 के दशक में अमेरिका आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को परेशान कर रहा था। चाइना चुपचाप था, कुछ नहीं बोलता था, हमें कोई मतलब नहीं, पूरी दुनिया से कट ऑफ, खत्म करो, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, चुपचाप अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को क्या करो, मजबूत करो, कंसोलिडेट करो, बस आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। और अगले 30-35 वर्षों में चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर दिया। तो चीन की शांतिपूर्ण उदय यात्रा क्या है, चाइना को समझने के लिए जरूरी है। समझे, कहीं कोई दिक्कत, विस्तारवादी नीति समझ गए, विदेश नीति समझोगे तो चाइना इंडिया के रिलेशन को समझने में आपको, तो चीन ने, जैसे आप कहते हैं शेर को छलांग लगाना होता है तो 4 कदम पीछे आके फिर छलांग लगाता है, यही चाइना ने किया कि भाई मेरे पूरी दुनिया की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, फालतू के पछड़ी में ना पड़ो, जापान के साथ मत उलझो, अमेरिका के साथ मत उलझो, इनको लड़ने मरने दो, है ना। हम अपनी छवि, इमेज को हम बेहतर करेंगे, कल को हम ऐसा करेंगे कि पूरी विश्व व्यापार प्रणाली हम पर क्या हो जाए, निर्भर हो जाए। आज देखिए टैरिफ वार को लेकर हम पे 50% टैरिफ ठोक दिया, हम डर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम कितना है जी। अगर आप देखिए हमारा एक्सपोर्ट 87 बिलियन का, 41 बिलियन हम वहां से मंगाते हैं, चाइना पर टैरिफ लगाया, चाइना उससे ज्यादा लगाया, 145% तक अमेरिका, ट्रंप भाई टैरिफ खेलने में बहुत विश्वास करते हैं। चीन भी कहा कि इसको ऐसा ही जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, 125% तक चाइना ने टैरिफ इंपोज कर दिया। पूरा सिलिकॉन वैली में तबाह हंगामा मच गया कि अरे भैया रेयर अर्थ मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर कंपोनेंट सब कुछ तो वहीं से लाते हैं, अगर चाइना पे इतना टैरिफ लगाओगे तो ध्वस्त हो जाएगा आपका पूरा सिलिकॉन वैली। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो अमेरिका को झुकना पड़ा, क्योंकि आज पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र, कुछ क्षेत्र को अपवाद के रूप में छोड़कर अधिकांश क्षेत्र में पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस पर निर्भर है, चाइना पे। आज आप देखिए हमारा 118 बिलियन का ट्रेड करते हैं और आपका 99.2 लगभग $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। आप $10 बिलियन भी जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं चाइना को, लेकिन चाइना से इंपोर्ट $110 बिलियन कर रहे हैं। हम चाइना के साथ अपना ट्रेड कट ऑफ कर लेंगे, हमें फर्क पड़ जाएगा, लेकिन चाइना को उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना का दुनिया के साथ व्यापार बहुत अधिक है। यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका $600 बिलियन का ट्रेड, साधारण बात है। चीन की इकोनॉमी, ये सब क्यों हुआ, ये चीन के शांतिपूर्ण उदय से। तो 2-3 लाइन बस आपको समझना था, 2-3 लाइन इसको लिख लीजिए, लिखिए। चीन का शांतिपूर्ण, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण जो है, जिसने चीन को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, ये वो नीति रही है। देखिए देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु, अपने को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु चीन ने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण उदय को सम्मिलित किया। चीन ने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण उदय को सम्मिलित किया। इस नीति के अनुसार चीन ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी एक विस्तारवादी साम्राज्यवादी राष्ट्र के स्थान पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि एक विस्तारवादी साम्राज्यवादी राष्ट्र के स्थान पर एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में बनाने हेतु प्रयास किए। इस नीति के तहत घरेलू अर्थव्यवस्था का चरणबद्ध तरीके से संरचनात्मक सुधार, घरेलू अर्थव्यवस्था का चरणबद्ध तरीके से संरचनात्मक सुधार, अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रति तटस्थता या उदासीनता, अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रति तटस्थता या उदासीनता, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापना के प्रयास, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध स्थापना के प्रयास, एशिया व अफ्रीका के देशों के साथ बेहतर आर्थिक व राजनीतिक संबंध की स्थापना, एशिया व अफ्रीका के देशों के साथ बेहतर आर्थिक व राजनीतिक संबंध की स्थापना, जापान के साथ विवाद के क्षेत्र में, जापान के साथ विवाद के क्षेत्र में
अनावश्यक उलझने से बचना आदि शामिल थे। विवाद के क्षेत्र में अनावश्यक उलझने से बचना आदि शामिल थे। चीन के शांतिपूर्ण उदय की नीति ने 2010 तक आते आते चीन को दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। विदेश नीति का यह उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। अब जब विदेश नीति चाइना का देख रहे हैं तो इसमें एक और ऐड कर ही लो, यहीं पर हो जाएगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, हमने अब तक क्या क्या देख लिया, विस्तारवादी, 5 फिंगर, 1 चाइना और पीसफुल राइज, इसी में एक और ऐड करो, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। क्या है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको ओबोर के नाम से भी आप जानते हैं, है ना? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं ओबोर, हालांकि ऑफिशियल नेम BRI है, ध्यान रखना। ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम क्या है? BRI, वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट। जैसे ये है क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर, देखिए चाइना कितना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नब्ज पकड़ता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की। 2007-8 के में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई और धीरे धीरे अमेरिका की आर्थिक हैसियत को चोट पहुंचना स्टार्ट हुआ। 2008-10 के बाद से चाइना का राइज अंतरराष्ट्रीय मंच पर होना स्टार्ट होता है। अब चीन के नीति निर्माताओं को लगा कि पूरी दुनिया को अमेरिका ने अपने वर्चस्व के अंदर क्यों लाया है, उसके पीछे कारण क्या है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट दुनिया के विभिन्न भागों में, चाहे अमेरिकी सैन्य क्षमता के दम पर हो, चाहे व्यापार के दम पर हो, चाहे अपनी मुद्रा के दम पर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अमेरिका की भागीदारी और उसके वजन को लेकर हो, तो पूरी दुनिया पर जो अमेरिका का दबदबा है 2007-8 के पश्चात सब प्राइम जो संकट आया या अगर आर्थिक मंदी का जो दौर आया, उसकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इधर आप देखें तो अफगानिस्तान में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जैसे 2001 से लेकर 2010-11 तक आप देखें तो अमेरिका का लगभग $1 ट्रिलियन से अधिक पैसा कहां चला गया, अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर के नाम पर। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो पूरी दुनिया में अमेरिका को रिप्लेस करके अगर एक आर्थिक महाशक्ति बननी है तो क्या करना होगा कि दुनिया के विभिन्न देशों को अपने संपर्क में लाना होगा, उनको ऋण जाल में फंसाना होगा, उनको कुछ ऐसा स्वप्न दिखाना होगा डेवलपमेंट के नाम पर जिससे कि दुनिया के विभिन्न देश क्या है, चाइना के निकट आ जाए। तो ये जो चीन की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वाकांक्षा है उसी को समृद्ध बनाने के लिए 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड, जिसका ऑफिशियली नेम क्या है, BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें क्या कहा गया कि इसमें चाइना यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक, चाहे समुद्र के रास्ते हो चाहे स्थल मार्ग के रास्ते हो, कनेक्टिविटी को क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। दुनिया के 100 से अधिक देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल संपर्क तंत्र को जो पोर्ट के निकट है वहां पोर्ट के आधुनिकीकरण के जरिए व्यापार मार्ग को क्या करना है, रिवाइव करना है। जैसे पहले एंशिएंट सिल्क रूट हुआ करता था, उसी की तर्ज पर आधुनिक संदर्भ में चीन के आजादी के 100 वर्ष कब होंगे, 2049 तक पूरी दुनिया के स्तर पर BRI प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, संपर्क तंत्र को क्या करना है, एक नए स्वरूप में स्थापित करना है। यानी यह चीन की एक सामरिक योजना है। चीन की अगर आप देखें तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर नीति है। क्या कर रहा है चाइना देखिए कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के रास्ते पूरे यूरोप तक अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है, इधर समुद्र के रास्ते एशिया के विभिन्न देशों और अफ्रीका के तटों तक अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाना चाह रहा है। तो जो BRI प्रोजेक्ट है ये चीन का एक सामरिक योजना है। अब चाइना की इस पॉलिसी को भारत को लेकर भारत का क्या स्टैंड रहा है, ये हमारे लिए यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत BRI प्रोजेक्ट का बार बार विरोध क्यों कर रहा है। क्योंकि BRI प्रोजेक्ट के नाम पर चाइना कर क्या रहा है, राष्ट्रों की संप्रभु सीमा में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। किसी भी देश की आर्थिक हैसियत की परवाह किए बिना उसे अपने ऋण जाल में लाने के लिए अंधाधुंध लोन दे रहा है। उसके कई राष्ट्रों की संप्रभु सीमा में अनावश्यक घुसपैठ कर रहा है। जैसे हमारे यहां सिपेक के नाम पर गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाक अधिकृत कश्मीर का पार्ट है, जो इंडिया पाकिस्तान के मध्य विवाद का क्षेत्र है, उसमें सिपेक के जरिए $65 बिलियन से अधिक का निवेश ग्वादर से लेकर जिंजियांग तक जोड़ने के लिए एक रेल, रोड, तमाम संपर्क तंत्र को विकसित किया जा रहा है। तो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को ही आधुनिक कलेवर में एक नए स्वरूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर रख रहा है। तो ये जो BRI प्रोजेक्ट है बेसिकली अगर आप देखें तो इसके दो पार्ट हैं। क्या है पार्ट BRI के? दो भाग हैं। पहला एक मैरीटाइम समुद्री रास्ते के जरिए संपर्क तंत्र को, तो उसको हम कहते हैं MSR, मैरीटाइम सिल्क रोड। यहां रोड से कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। जैसे अगर एशिया के विभिन्न पत्तन किससे जुड़े हुए हैं, समुद्र के रास्ते से अफ्रीका तक जुड़े हुए हैं। तो जो आधुनिक पत्तन है, पोर्ट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करना है, उनको मॉडर्नाइज करना है, उनको अधिक से अधिक वहन क्षमता का बनाना है ताकि वो व्यापार के लिए। तो पहला पार्ट है मैरीटाइम सिल्क रोड, जो एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है। समुद्र के रास्ते से तो कनेक्टिविटी एशिया से अफ्रीका तक है, आज से थोड़ी है। ऐसी स्थिति में इन रास्तों में जो भी पोर्ट फैसिलिटी है उसको क्या करना है, रिवाइव करना है, डेवलप करना है। और दूसरा एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ना, SREB। ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट,
स्थल मार्ग से एशिया से लेकर यूरोप तक संपर्क तंत्र को डेवलप करना है। तो ये जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसको लेकर भारत की सख्त आपत्तियां हैं। जैसे आप अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सुनते हैं, उसी से जुड़ जाएगा। जैसे भारत को हिंद महासागरीय क्षेत्र में, भारत के कई पड़ोसी देशों में, जैसे श्रीलंका हम लोग पढ़ रहे थे, वहां भी हमने चर्चा किया, म्यांमार में, बांग्लादेश में, हर जगह ग्वादर से लेकर इधर आप देखें मालदीव से लेकर, श्रीलंका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक विभिन्न पोर्ट को क्या कर रहा है, मिलिटराइज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका आधुनिकीकरण कर रहा है, नौसेना अड्डे के रूप में, चाहे हम्बनटोटा हो, चाहे चटगांव पोर्ट हो, चाहे ग्वादर हो, चाहे मालदीव में हो। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है बेसिकली ये बीआरआई का ही एक पार्ट है कि जिसके जरिए भारत को हिंद महाप्रशांत के क्षेत्र में घेरने की नीति है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के जरिए मध्य एशिया के रास्ते यूरोप तक संपर्क तंत्र को डेवलप किया जाएगा। जैसे अगर मैप में से देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अच्छा थोड़ा मैप शायद धुंधला हो सकता है ना, शायद आप लोग को मैप का कुछ इमेज हो, जैसे इसी का एक पार्ट आपने पिछले पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में भी हमने देखा था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का पार्ट क्या है जी, अगर आप देखें तो उसी का पार्ट ये जो है चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान में निवेश कर रहा है। ये जो अगर आप देखें चीन जो है वह यहां पर कासगार से लेकर ग्वादर तक कनेक्टिविटी। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चाइना कर क्या रहा है, पूरे दुनिया को समुद्र के रास्ते चाहे स्थल के रास्ते कनेक्ट करने का, है ना। अगर नोट्स थोड़ा सा इमेज जो है ना वो अच्छा नहीं आ रहा है, इस वजह से कोई नहीं, कभी दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। बीआरआई को लेकर देखो इसका उद्देश्य क्या है और भारत की क्या आपत्तियां हैं, हमारे लिए वो काम की चीज है ना। तो थोड़ा सा बीआरआई के बारे में संक्षेप में लिखिए फटाफट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई लिखिए। एक्चुअली जो फाइल थी करप्ट हो गई, जल्दबाजी में बनाया, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, कोई नहीं, चलिए लिखिए बीआरआई के बारे में संक्षिप्त में भारत का स्टैंड, इसके ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें है क्या मोटे तौर पर, बस काफी न्यूज में रहा है तो इंडिया चाइना रिलेशन में हमेशा ये चर्चा में रहता। लिखिए चीन के प्रमुख सी जिनपिंग द्वारा 2013 में बीआरआई की औपचारिक शुरुआत की गई। वास्तव में बीआरआई चीन की एक महत्वाकांक्षी आर्थिक व सामरिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य एशिया अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य बेहतर संपर्क तंत्र को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन के प्रभुत्व को स्थापित करना है। बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए चीन के द्वारा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 100 देशों में अवसंरचनात्मक विकास की व्यापक पहल की जानी प्रस्तावित है। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, बीआरआई के दो भाग हैं। पहला मैरीटाइम सिल्क रोड है ना, लिखिए डैश देकर मैरीटाइम। इसके अंतर्गत दक्षिण चीन सागर स्थित चीन के बंदरगाह को दक्षिण पूर्व एशिया आसियान कंट्री जो आप कहते हैं जिसको, कॉमा, दक्षिण एशिया के रास्ते होते हुए अफ्रीका के तटों तक समुद्री संपर्क तंत्र को और अधिक उन्नत व बेहतर बनाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान आदि देशों के साथ साथ अफ्रीका के तटवर्ती देशों में जैसे जिबूती में किया उसने, में बंदरगाह के आधुनिकीकरण व नौसैन्य अड्डा स्थापित करने की पहल की गई है।
नौसेना अड्डे स्थापित करने की पहल की गई है। और दूसरा देखिए एसआरईबी, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, एसआरईबी। देखिए इसके अंतर्गत स्थल मार्ग से चीन को मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया तथा यूरोप तक बेहतर संपर्क तंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सड़क मार्ग, रेल संपर्क तंत्र आदि के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। कि उल्लेखनीय है कि BRI प्रोजेक्ट के तहत ही चाइना द्वारा पाकिस्तान में $65 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो चीन के कासगार को, जिनजियांग प्रांत में जगह है, कासगार को अरब सागर में स्थित पाकिस्तान के बंदरगाह ग्वादर तक रेल रोड संपर्क तंत्र के जरिए जोड़ा जा रहा है। याद करिए इंडिया पाकिस्तान में भी संक्षिप्त में चर्चा किया था, है ना। अभी अफगानिस्तान तक इसको एक्सटेंशन प्रदान करने की बात याद करिए, इंडिया अफगानिस्तान में, वो भी आपको बताया था। एक टॉपिक कई जगह आता है बच्चों, है ना। अब चाइना क्या बताता है कि BRI का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो थोड़ा सा BRI का ऑब्जेक्टिव नोट करिए। ये चाइना कहता है, जिसको लेकर भारत की आपत्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। BRI के उद्देश्य क्या है, क्या कहेगा चीन कि भैया ये तो अच्छी बात है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति प्रदान करेंगे, दुनिया के विभिन्न देशों में निवेश करेंगे, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो पूरी वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो डेवलप होगा, है ना। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो रुग्ण है, बीमार है, उनमें जान फूकेंगे पैसा डाल करके। तो लिखिए इसके द्वारा उद्देश्य क्या है। चाइना सब जवाब समझते हैं ना, दुनिया को ये सब दिखाता है। तो पहला लिखिए विश्व व्यापार को बढ़ावा, कि विश्व व्यापार को अत्यधिक बल मिलेगा इससे। बेहतर संपर्क तंत्र के निर्माण से वस्तुओं के आवागमन में समय तथा पैसे की बचत, विभिन्न राष्ट्रों के अवसंरचना विकास को बल, बना लो अगर बना सकते हो प्रतिमा, तो क्या दिक्कत है, बना लो। विभिन्न राष्ट्रों के अवसंरचनात्मक विकास को बल, चीन द्वारा भारी निवेश, शुरुआत में इसका एस्टिमेशन जो है 1 ट्रिलियन किया गया, बढ़ के 3 तक 4 तक, अलग अलग $3 ट्रिलियन चीन द्वारा भारी निवेश से विभिन्न राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, संपर्क तंत्र बेहतर होगा, पीपल टू पीपल संपर्क में वृद्धि, क्या करें, आपका कोर्स भी खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ा और पढ़ लीजिए। तो ये सब चाइना का कहना है। कब तक इसका ईयर रखा है, 2049 तक, है ना। अक्टूबर 2049 में इसका डेडलाइन है BRI प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना। इसके कई पार्ट हैं, है ना। भारत को बार बार चाइना क्या कह रहा है कि आप BRI ज्वाइन कर ले। भारत का इसको लेकर दृष्टिकोण हमारे एग्जाम का प्रश्न बन सकता है ना। इंडिया का स्टैंड क्या है, भारत क्या कहता है, आप बताइए कमेंट करके। पहली बात क्या कहता है कि ये चीन का कोई आर्थिक परियोजना वोजना नहीं है, बल्कि चीन का ये क्या है, एक सामरिक योजना है ना। डेट ट्रैप पॉलिसी का शिकार बनाना चाहता है चाइना पूरी दुनिया के देश को। पैसा इतना ज्यादा निवेश कर देगा, निवेश की भरपाई नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में चीन का एक तरह से उस पर नियंत्रण हो जाएगा। दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभु सीमा में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा। देख लो भारत के पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो हमारा और पाकिस्तान, जो हमारा टेरिटरी है, विवाद है अभी पाकिस्तान के साथ, है ना। तो भारत का BRI को लेकर दृष्टिकोण, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि BRI को लेकर भारत का दृष्टिकोण, स्टैंड क्या है हमारा, मत। तो पहला मत क्या है भारत का,
लिखिए कि बीआरआई चीन की सामरिक परियोजना जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। बीआरआई द्वारा राष्ट्रों के आंतरिक मामलों तथा संप्रभु सीमा में चीन की अनावश्यक घुसपैठ अवसंरचनात्मक विकास के नाम पर निर्धन राष्ट्रों को अपनी ऋण जाल की कूटनीति डेट ट्रैप पॉलिसी का शिकार बनाना। क्या लिखे हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? खान अपनी ऋण जाल की कूटनीति का शिकार बनाना। क्लास खत्म हो जाएगी, बस कितना टाइम है और आधे घंटे में। यही जोश में आकर सर 4 घंटे पढ़ा दो, 3 घंटे पढ़ा दो। सोचता हूं कि थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास हो जाए तो भी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को। थोड़ा मधु एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। भारत का स्टैंड क्या है? कहता है कि समुद्र थोड़ी खोद देगा, ये समुद्री रास्ता तो पहले से ही है। तो ये कर क्या रहा है? मैरीटाइम सिल्क रोड का बहाने बनाकर यह लोग नौसैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है हिंद महासागर से लेकर क्षेत्र, अफ्रीका से लेकर पूरा एशिया तक, है ना। हरमित ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना। मैराथन यहाँ 100 मीटर दौड़ तो दिक्कत है, देखिए थैंक यू है। 100 मीटर दौड़ तो यहाँ मुश्किल है, यहाँ मैराथन 100 मीटर दौड़ पूरा हो जाए यही बहुत है। नया युग में जो है ना 25 मीटर या दौड़, ऑनलाइन के जमाने में 25 मीटर दौड़ करना होगा। अब दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप में नेट तो खत्म हो ही जाता है। अच्छा चलिए अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए राष्ट्रों के मध्य समुद्री मार्ग पहले से ही उपलब्ध, पहले से ही मौजूद, परंतु चीन द्वारा मैरीटाइम सिल्क रोड एमएसआर इसी का पार्ट था ना, के जरिए एशिया से लेकर अफ्रीका तक नौसैन्य अड्डा का विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास भारत द्वारा सीपेक के अंतर्गत पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास को भारत की सीमा में हस्तक्षेप बताया गया। अच्छा मॉर्निंग संडे में, सैटरडे में चल चौथी क्लास, संडे को तो आराम रहेगा ना, संडे कल तो आराम रहेगा आपको। चलो जितनी जल्दी पढ़ लो उतना निकल लो यहां से, है ना, अपने घर में बैठ के तैयारी करो। तो चाइना की विदेश नीति में ये सब पहलू हैं, है ना। अब चलते हैं एक हेडिंग बनाते हैं, भारत चीन संबंध के मध्य तनाव के बिंदु। किन्हीं का छूटा तो नहीं है? क्या लिखा है? भारत द्वारा सीपेक के अंतर्गत पीओके, है ना, के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, है ना, को भारत की सीमा में हस्तक्षेप मानना नहीं जाना है आज। भारत चीन संबंधों में व्याप्त गतिरोध तनाव के बिंदु क्या क्या है? बिंदु
लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा हम साझा करते हैं चाइना के साथ, है ना। वैसी स्थिति में सबसे बड़ा क्या है, सीमा विवाद, व्याप्त गतिरोध का। तो पहला, सीमा विवाद हर क्षेत्र में, चाहे अक्साई चीन पर नियंत्रण, अरुणाचल प्रदेश को पर दावा, दोनों देशों के मध्य व्याप्त गतिरोध का एक बड़ा कारण क्या है, परस्पर अविश्वास की भावना। चीन द्वारा पाकिस्तान का हर स्तर पर समर्थन, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामरिक हो, है ना, परस्पर अविश्वास की भावना। चीन द्वारा पाकिस्तान का हर स्तर पर समर्थन, एनएसजी की सदस्यता एवं सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का चीन द्वारा सदैव विरोध। अरे तो बीच में कैसे छोड़ दूं, थोड़ा सा बचा है, धैर्य रख लो। अब इतना पढ़ाकर छोड़ दूं, कल कहोगे कि फिर चाइना दोबारा आएंगे क्या? क्या लिखा हमने, एनएसजी की सदस्यता पहले भी कई बार चर्चा हुई है, या सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है जी, चाइना। तनाव गतिरोध का और कारण क्या है, व्यापार घाटा, व्यापार घाटा, तनाव का एक बड़ा कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खास करके यूएसए की भूमिका। तनाव का और बड़ा कारण क्या है, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्वाड, व्यापार घाटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ब्रैकेट में यूएसए की भूमिका। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है भैया, जिनको जाना चले रिकॉर्डिंग देख लेना, लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, पूरा पैसा वसूल लेना है नहीं। तनाव का और कारण क्या है, अगर आप देखें तो लिख सकते हैं आप, दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत का अमेरिका को समर्थन, क्वाड का फॉर्मेशन, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हालिया सीमा विवाद, खास करके गलवान वैली के बाद 2020 से 2024 अक्टूबर तक अब दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने के क्या प्रयास हुए हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि भारत चाइना संबंध को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, है ना। भारत चीन संबंधों में बेहतरी के प्रयास, हालिया, जैसे आप सबको पता है कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 तक दोनों देशों के मध्य संबंधों में फिर गतिरोध दिखा, है ना। ऐसी स्थिति में गलवान इंसिडेंट के बाद, जैसे अक्टूबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यद्यपि चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो, इन सब के दौरान, मीटिंग के दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अवश्य मिले, परंतु गलवान वैली के बाद, इंसिडेंट के बाद दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहे। हाल में अमेरिका द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी ने एक मौका दिया है कि भारत और चीन दोनों अपने संबंध को नॉर्मलाइज करें। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का वर्चस्व की राजनीति, जो डिक्टेटरशिप है, उसका अगर प्रतिरोध करना है तो आरआईसी का गठन जो है वह आवश्यक है। इतना कमेंट बंद करो क्लास यार, इतना कमेंट लिखते हो। चलो कल पढ़ लेना भाई, कल जो है ना कोई क्लास नहीं ना, कल शाम 6 बजे क्लास रहेगी, है ना। कल 6 से 8, 8:30 तक, 8:30 तक की गारंटी पक्की है। कल चाइना का जो बचा हुआ पाठ है, थोड़ा सा झूठ मूठ का आप लोग के, ऐसे माहौल में मैं नहीं पढ़ा सकता ना, ठीक है ना। चलो
बंद करो बातचीत। और ये कल चाइना का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। और क्या देखेंगे सुन लें सभी लोग, जितने भी संगठन है छोटे वाले, जैसे एससीओ पे चर्चा कर लेंगे, ब्रिक्स पे कर लेंगे, सार्क पर, आसियान पर, बिम्स्टेक पे। तो कल छोटे संगठन, खाना पीना खाकर आना, एनर्जी पूरा लेकर आना, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी को सवाल यहां तक में अगर कोई है डाउट, यहां तक में पूछ लो। इतना 9 तक पढ़ाइए, लिख देने में बड़ा मजा आता है ना। लूंगा पहले ही सुन लो, जिनको नहीं आना है कोई नहीं, अब पढ़ाएंगे ही नहीं। चलो कोई बात, कल 3 घंटे क्लास जिनको। चलिए, अमेरिका की पॉलिसी यूक्रेन को लेकर क्या रही, रशिया को आइसोलेट करने की। भारत क्या रहा, भारत रूस यूक्रेन दो देशों के मध्य, और भारत दोनों देशों के राष्ट्रपति से भारत इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-4 सबका एक स्ट्रक्चर बना ले, माइंड मैप, और उसी को आप पढ़ते रहे, रिवाइज करना आसान है। जब भी करंट पढ़े उसको अपडेट कर दे उस नोट्स के पार्ट पर, है ना। चलिए।